चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए अच्छे से समझ लो, है ना। बोर्ड के अंदर पूछेंगे, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है। कैलकुलेशंस अच्छे से करने हैं और कॉन्सेप्ट भी। देखिए क्या दिया है कि प्रूव दैट द टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन आर परपेंडिकुलर इफ। देखिए क्वेश्चन कैसा है, पहले तो क्वेश्चन ही समझने में नहीं आता है अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे। दो वेक्टर्स है हमारे पास जिनके डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन, मतलब पहले वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, इनके बीच का रिलेशन जो है दैट इज गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस। और ये जो दो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं इफ, मतलब इन दोनों को तभी परपेंडिकुलर कहा जा सकता है जब ये वाली चीज होती हो, ये इक्वेशन होता हो। समझ रहे हो बात को? तो इसको आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आती है कि कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर आपके पास उनके डायरेक्शन, देखिए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब एंगल 90 डिग्री का है। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो आपको कंडीशन पता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। पता है ना ये चीज़ हमें। हम लोगों ने एंगल निकालते समय देखा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉस थीटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो बन जाएगा। तो ये तो बात क्लियर है हमें कि अगर ये प्रूव करना है तो कंडीशन कौन सी यूज करनी है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज जीरो। ठीक है, लेकिन फिर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो उसका भी वैल्यू लाएंगे ये जो रिलेशन दिया है ना डायरेक्शन कोसेंस का, उसी से। तो दिया क्या है रिलेशन, सबसे पहले उसको देखते हैं अच्छे से। देखिए एक इक्वेशन है AL प्लस एन बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन दिया है जिसको मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा यहीं पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ। एफ एन एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा इस इक्वेशन से है ना एल एम और एन तीनों में से किसी भी एक का वैल्यू बाकी दो के टर्म्स में निकालिए। तो हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम। तो एन का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एन का वैल्यू आपको मिलेगा एन इज इक्वल टू, इन दोनों को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों का साइन नेगेटिव बनेगा, तो दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ और ब्रैकेट का साइन नेगेटिव डिवाइडेड बाय एन का कोएफिशिएंट सी। अब ये जो एन का वैल्यू मिला है इसको आपको इक्वेशन 2 के अंदर रख देना है और आगे कैलकुलेशन करना है। ऐसे आपको मिलेगा L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू। तो चलिए इस एन को इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं और कैलकुलेशंस बनाते हैं। सो एन का वैल्यू नेगेटिव है, एफ एम इंटू एन है, तो माइनस एफ एम इंटू एन की जगह पर आएगा ए एल प्लस बी एम डिवाइडेड बाय सी प्लस जी एल, इसका एन का साइन नेगेटिव है तो माइनस जी एल लिखिए इंटू एन क्या आएगा ए एल प्लस बी एम डिवाइडेड बाय सी एंड प्लस एच एल एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर कि क्या करेंगे। देखिए इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं और इनका ब्रैकेट, इनका मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। एफ एम ए एल प्लस एफ बी एम स्क्वायर प्लस जी ए एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी बी जी एल बी एम, ठीक है, जी बी एल एम लिखता हूँ। तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन लिखा है और नेगेटिव साइन बाहर लिखा है। अब ये जो सी है ना, ये एलसीएम निकालेंगे सी, तो सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो तीनों का भी सी डिनोमिनेटर आएगा वो उधर जाके जीरो में समा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस एच एल एम सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर हट गया। अभी बेटा देखिए थोड़ा सा इसको, अगर इस इक्वेशन को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एम ए एल प्लस एफ बी एन स्क्वायर प्लस जी ए एल स्क्वायर प्लस जी बी एल एम
माइनस एच एल एम सी इज इक्वल टू 0। मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। अब चलिए कुछ कॉमन निकलता है कि देखते हैं। तो इसके अंदर एच एल एम दिख रहा है, इसके अंदर एल एम दिख रहा है और यहाँ पर भी एल एम दिख रहा है। तो इन तीन टर्म्स में से अगर मैं एल एम को कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एफ ए यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस जी बी और यहाँ पर बचेगा माइनस एच सी। ठीक है, और बाकियों को एज इट इज लिखता हूँ, प्लस एफ बी एम स्क्वायर प्लस जी ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, दैट इज नोट दैट वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो, नोट दैट बोथ एल एंड एम कैन नॉट बी 0। मतलब एल और एम दोनों का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल और एम अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो इसको इक्वेशन 3 बोलिए। तो 3 से आपको क्या समझ में आता है कि अगर एल एंड एम दोनों भी 0 हो गए तो एन भी 0 हो जाएगा। तो अगर एल एंड एम दोनों 0 होते तो एन 0 हो जाएगा, और अगर एन 0 हो जाएगा देन व्हाट अबाउट दिस आइडेंटिटी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको तो पता है किसी भी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज के बीच में ये रिलेशन होता है। तो अगर तीनों भी 0 हो गए तो इसका क्या करेंगे हम लोग? तो ये है मौजूद, ये अस्तित्व में है, और ये जब तक अस्तित्व में है तब तक किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस सारे के सारे 0 नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर क्या दावा कर सकते हैं? इस बात से ये दावा कर सकते हैं कि भैया एल और एम इन दोनों में से एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते। तो हमारे काम की बात क्या है? तो हम कहेंगे कि लेट एम इज नॉट इक्वल टू 0, एल हो भी सकता है 0। ठीक है ना? तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होने वाला, ये हमको गारंटेड पता है, इसलिए हम लोग m 0 नहीं बोलते हैं। और अगर m 0 नहीं है तो हम इस इक्वेशन को m स्क्वायर से डिवाइड करना चाहेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ा नीचे जाने के बाद में समझ में आएगा। m स्क्वायर से डिवाइड करना चाहेंगे तो जैसे m स्क्वायर से डिवाइड करते हो क्या मिलेगा आपको? देखिए l बाय एम पहले टर्म में, एक m इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, एक m नीचे बचेगा, ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस जी बी माइनस एच सी प्लस एफ बी, ठीक है, और प्लस जी ए एल बाय एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप इसको ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है एल बाय एम के अंदर का? वेरिएबल एल बाय एम है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि समझ में आए, जी ए एल बाय एम होल स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस जी बी माइनस एच सी इंटू एल बाय एम प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एल बाय एम में? तो है बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two vectors which were mentioned in the given example, तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? L1 by M1 and L2 by M2। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स होते हैं, और वो दो रूट्स क्या रहेंगे? जो भी दो रूट्स आएंगे, एक को हम L1 by M1 बोलेंगे और दूसरे को L2 by M2। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब x में होता है तो आपको जब रूट्स मिलते हैं तो x का वैल्यू मिलता है, दो x के वैल्यूज मिलते हैं। यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन L by M में है तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगे L by M के, तो एक को हम L1 by M1 बोलेंगे, दूसरे को L2 by M2, क्योंकि दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेशन से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आराम से बोल सकते हैं कि भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है दे विल बी L1 by M1 एंड L2 by M2। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसको हटा दूं मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं पड़ेगी, तो इसको हटा ही देते हैं। एग्जाम्पल नहीं हटाना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल के अंदर जो प्रूव करने के लिए बोला है वो है एफ बाय ए प्लस जी बाय बी, एफ बाय ए प्लस जी बाय बी प्लस एच बाय सी इज इक्वल टू 0 आता है अगर ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो गए। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। अगर L1 बाय M1 आपके रूट्स है तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? C बाय ए, सी है एफ बी बाय ए है आपका जी ए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? L1 L2 डिवाइडेड बाय M1 M2 इज इक्वल टू, इसको लिखे एफ बाई ए। आपको क्या चाहिए? जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, एफ बाई ए चाहिए, तो इसको आप एफ बाई ए लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, इस बी को डिनोमिनेटर में ला सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसको आप लिखिए L1 बाय L2
इसको इधर लाइए एफ बाई ए, और M1 और M2 को इधर लाइए, इक्वल रेशियोज की प्रॉपर्टीज अल्टरनेंडो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमें L1/L2 इज इक्वल टू L1/L2 डिवाइडेड बाई F/A इज इक्वल टू ये मिल गया। अब इसी प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या कि L1/L2 डिवाइडेड बाई F/A, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं दैट L1/L2 डिवाइडेड बाई F/A इज इक्वल टू N1/N2 डिवाइडेड बाई कौन बचा है H/C। तो ये कैसे प्रूव होगा, तो शुरुआत में हमने जो वैल्यू लिया था ना, n का वैल्यू लिया था, उसी प्रकार से आपको दूसरे का वैल्यू लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको प्रूव कर पाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक हमने प्रूव किया है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर वी कैन राइट L1/L2 डिवाइडेड बाई F/A इज इक्वल टू M1/M2 डिवाइडेड बाई G/B एंड इज इक्वल टू N1/N2 डिवाइडेड बाई H/C। लेट दिस बी इक्वल टू K, लैम्बडा बोलो के बोलो जो मर्जी बोलना है बोलो, ठीक है, इसको हटा देंगे अभी। तो इससे आपको L1/L2 का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, इससे हम लोग L1/L2 का वैल्यू लिख सकते हैं K टाइम्स F/A, M1/M2 का वैल्यू लिख सकते हैं K टाइम्स G/B एंड N1/N2 का वैल्यू लिख सकते हैं K टाइम्स H/C। अब बेटा हमें क्या प्रूव करना था कि अगर दिए गए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ये चीज़ होती ही है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट द गिवन वेक्टर्स बी परपेंडिकुलर। तो अगर गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, हम बोलेंगे लेट गिवन वेक्टर्स बी परपेंडिकुलर एंड देन वी कैन राइट L1/L2 प्लस M1/M2 प्लस N1/N2 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर L1/L2 का वैल्यू क्या है आपके पास K टाइम्स F/A प्लस K टाइम्स G/B प्लस K टाइम्स H/C विच इज इक्वल टू 0। K कॉमन निकलेगा, उधर जाके 0 में समा जाएगा, तो बचेगा क्या F/A प्लस G/B प्लस H/C इज इक्वल टू 0। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन एग्जाम्पल में जो दिया है उस हिसाब से होता है तो ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है, काफ़ी टाइम हुआ है। मैं एक और क्वेश्चन है 18, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। गुड बाय।